तो अभी पिछले प्रकरण में हम लोगों ने बात किया था आपके जन्म से लेके फिर आपके घर का माहौल कैसा था, और उसके पश्चात फिर आप आईआईटी में गए। फिर आईआईटी में जो 5 वर्ष आपके थे, 2 वर्ष कानपुर में, 3 वर्ष दिल्ली में, वहाँ पे कैसा रहा। तो फिर वहाँ तक हम लोग की बात हो गई थी कि आप आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हो गए। अब उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। तो जब अब इसमें दो बातें हैं। एक कि आपका जब ग्रेजुएशन हुआ तो उस समय आप प्लेसमेंट में बैठे कि नहीं बैठे, कैसी नौकरी लगी, या फिर वो आगे क्या करने का आपका इरादा था उस समय? मेरा काफी उथल पुथल भरा जीवन रहा है। आईआईटी के बाद मैंने प्लेसमेंट के लिए तो कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय कैसा, हम जिन लोगों से मेरी मित्रता थी वो पूरा ही पूरा ग्रुप जो था वो सब अमेरिका के लिए तैयारी कर रहा था जाने की, और कोई एमबीए और कोई मास्टर्स करने। तो हम भी बैठ गए वो जीमैट जो होता है उसमें एमबीए के लिए, वो उस टाइम काफी प्रचलन में थी वो सब चीजें। बैठ गए उसमें, हमको फिर एडमिशन भी मिल गया था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर करके है, वहां पे एडमिशन मिल गया, थोड़ी थोड़ी सी पार्ट स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। तो वो उसमें जाने का मतलब मन पक्का ऐसा ही था, लेकिन फिर अंत में मैं नहीं गया, क्योंकि एक उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसमें एक कारण ये भी था कि मुझे लगा कि भाई मैं क्यों जा रहा हूं। तो मुझे लगा एक रीजन ये है कि अभी मेरे दिमाग में कुछ है नहीं कि क्या करूं, इसलिए वो एक तरह का ये है कि उस चीज को पोस्टपोन करने के लिए मैं जा रहा हूं। तो ये सोच के मैंने वो जाना ठीक नहीं समझा, और गाड़ी वहीं पे आके खड़ी हो गई कि क्या करें। तो 1-2 साल तो भटकाव रहा, और उसके बाद हमारे घर वालों ने सजेस्ट किया कि भाई मैं वो हम लोगों की राइस मिल थी बिहार में और ऑयल मिल थी, तो सजेस्ट किया कि हम एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट उसके साथ लगा लें, क्योंकि राइस मिल का ही रॉ मटेरियल एक तरह से वो ब्रान जो होता है, जो राइस के ऊपर लाल परत होती है जिसमें तेल होता है, उससे तेल निकालने का एक केमिकल प्लांट लगाने की उन लोगों का सुझाव था। तो मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई और दिमाग में कोई चीज थी नहीं, तो मैंने उसको उठा लिया और मैंने वो प्लांट लगाया। 2-1 साल उसको लगाने में लगे, उसमें लोन वोन की सारी प्रक्रिया, उसमें जो भी सारा तामझाम होता है वो सब किया, और उसको मैंने 77 में लगाना, 77-78 के आसपास उसको लगाना शुरू किया। 80 तक आते आते वो चालू हो गया। तो जब तक लग रहा था तब तक तो मुझे थोड़ा बहुत उसमें मजा आ रहा था, लेकिन एक बार जब वो चालू हो गया तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा रस नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी जो ये व्यापार में जो एक प्रवृत्ति आपको चाहिए, व्यापार करें, इंडस्ट्री करें, क्योंकि इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारा, आपकी एक तरह की मेंटल मेकअप होनी चाहिए। वो मेंटल मेकअप में जो गुण चाहिए वो मेरे में नहीं थे। जैसे मुझे औपचारिकता पसंद नहीं। अब मैं ये इससे ये मत समझना कि मैं औपचारिकता नहीं निभाता हूँ, मैं भी निभाता हूँ कभी कभी, पर उसके मुझे बहुत कष्ट होता है। आज भी कष्ट होता है, मतलब बेमतलब की बातें करना, और जो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, सो स्मॉल टॉक बोलते हैं, ये सोशल स्किल्स के अंदर ये सब जो आता है ये मेरे में है नहीं। उसके कारण जो भी रहे हो, मेरा बचपन रहा हो या मैं वैसा ही हूँ, मैं नहीं जानता। तो ये एक तो ये मुश्किल होती थी, और दूसरी जो ये सरकारी विभागों से, बैंकों से जो आपको जो डील करना पड़ता है, उसमें मैं बिल्कुल
अपने आप को अनुपयुक्त पाता था, खास करके सरकारी अफसरों के साथ। मुझे उनको देख के ही गुस्सा आता था, क्योंकि वो लोग कभी सीधी बात करते नहीं। उनका घुमा के बात करेंगे, काम को अटका देंगे, इत्यादि इत्यादि, सबको पता है। और लोग उससे डील करते हैं, बहुत आसानी से डील करते हैं। मेरे से नहीं होता था, मतलब मुश्किल होती थी मुझे। और मेरा इतना बड़ा काम नहीं था कि हम बीच में 4 अफसरों को रखें जो मेरे लिए वो काम करें, मुझे खुद ही करना पड़ता था उसे। तो मैं काफी उससे परेशान होता था। और बाकी भी, मतलब उसमें एक हिस्सा सेल्स का भी है, मार्केटिंग का भी है, खरीद का भी है। तो ये जो है अपने यहाँ कुछ ऐसा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बिजनेस नहीं कर सकते, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके व्यापार नहीं कर सकते। अब तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बहुत कम चीजें कर सकते हैं, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत कष्टकारी थे वो, जब मैंने उसको 4-5 साल और चलाया, खींचा बोलना चाहिए। और मैं काफी कहूं कि दुखी था, तो वो गलत नहीं होगा, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, और क्या करूं। और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं तो बहुत ही साइंटिफिक मतलब मानता था कि मैं बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट का रैशनल आदमी हूं। आज तो मैं ये मानता हूं कि मैं क्या, कोई मनुष्य मात्र रैशनल है ही नहीं। वो ये सोचता है अपने बारे में, पढ़ा लिखा आदमी, कि मैं रैशनल हूं, लेकिन हमको लगता है हम सभी साइकोलॉजिकली ड्रिवन है। बड़े से बड़े ओहदे पे बैठा हुआ आदमी से लेके जो सबसे बेचारा रोज खट के अपनी रोजी रोटी कमाता है, वहां तक हम सब रैशनली ड्रिवन है। हमारे 90% डिसीजन जो होते हैं रैशनली ड्रिवन होते हैं। जो बहुत ही दुष्ट आदमी होता है इस दुनिया में, है ना, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो पेटी क्राइम करने वाला हो, जो दुष्ट लोग होते हैं ये थोड़े बहुत रैशनली ड्रिवन होते हैं। जो साधारण आदमी है, और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है तो बिल्कुल ही, जो साधारण आदमी है वो साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, रैशनली ड्रिवन नहीं है। हम सब अपनी आदतों से, हम सब अपनी प्रवृत्तियों से लाचार हैं, और हम जब करने में जाते हैं तो उन सब से प्रभावित होते हैं। जब स्पेशली जब मानव मानव रिलेशनशिप में, जब दूसरे से डील करना होता है, मशीन के साथ डील करते हैं तब हम रैशनल रहते हैं, कंप्यूटर के साथ डील करते हैं तो रैशनल होते हैं। पर कंप्यूटर में अगर यूट्यूब पे खोजना है, किसी चीज को देखना है, तो वहां पे रैशनैलिटी नहीं होती, कुछ और भी होता है। एनीवे, तो मैं ये जो लेफ्ट का प्रभाव, साइंस का प्रभाव बहुत था, परंतु पता नहीं कैसे, क्योंकि वो जो मैं जब काम करता था तो मेरे पास उस समय, मैं बिहार में काफी रहता था, और बिहार में रहता था तो मैं कोई शाम को, जैसे कलकत्ते रहो तो दोस्तबाजी होती है, इधर चले गए, उधर चले गए, खाने चले गए, पीने चले गए, कॉफी पीने चले गए। बिहार में तो ऐसा कुछ था नहीं, उधर तो सिर्फ काम था और घर था। तो मैं काफी पढ़ा उस जमाने में, और पढ़ते पढ़ते मुझे 2 ऑथर्स की मुझे याद है। एक का नाम था D.T. सुजुकी, और दूसरे का नाम है एलन वॉट्स। और इसके साथ ही एक और किताब, उस समय हमारे जमाने में ये कल्ट किताब मानी जाती थी, ज़ेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। तो वो तो एक ही किताब थी, उस ऑथर ने शायद 2 ही किताब अपनी जीवन में लिखी है। वो किताब और D.T. सुजुकी की किताबें और एलन वॉट्स की किताबें, ये मैंने काफी पढ़ी उस जमाने में। और उसका कुछ, मेरे को उसमें कुछ दम लगता था उन बातों में, कि इसमें कुछ बात है। वो बेसिकली दोनों लोग बुद्धिज्म की बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था कलकत्ते में, वो घुमक्कड़ था, यानी वो 6-6 महीने के लिए कहीं चला जाता था कलकत्ते से बाहर, और घूम घाम के आता था, और हमारी उसकी अच्छी मित्रता थी। तो एक बार जब वो लौट के आया तो उसने मुझे बताया कि उसने एक विपश्यना नाम की चीज, एक 10 दिन का शिविर किया है कहीं इगतपुरी जाकर के, महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में मुंबई के पास। और उसने जब मुझे बताया, उसको विस्तार से बताया, तो मेरे दिमाग में ये एक 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 कनेक्शन बैठा
उसकी बातों और डीटी सुजुकी और एलन वॉट्स जो कह रहे थे अपनी किताबों में, इनके बीच में एक संबंध मेरे दिमाग में स्थापित हुआ। मुझे लगा ये कुछ कुछ वैसी बातें कर रहे। उसने मुझे ये नहीं बताया कि विपश्यना भी बुद्धिज्म से निकली हुई चीज है। खैर, मैंने उसको सुना, मुझे लगा ठीक है, पर मेरे दिमाग में बहुत प्रेजुडिसेस थे कि भाई इस तरह की कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक चीज होती है तो यहाँ शिविर लगते हैं तो इसमें जरूर कोई गुरुजी होंगे और वो कोई जरूर ही ढोंगी होंगे और वो जरूर कुछ पैसे का खेल होगा। तो मैंने उससे कई प्रश्न किए इस बाबत। उसने जो जवाब दिए उससे मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो कोई लगता नहीं है, इसमें लगता है काफी साफ सुथरी चीज है। तो मेरे मन में आया कि मैं इसको कभी करूंगा, लेकिन 10 दिन और कलकत्ते के बाहर कहीं जाके करना होता है। तो मैंने अपने कहीं मतलब दिमाग में रख ली ये चीज और ये बस सोचा कि कभी मौका लगेगा तो करेंगे। इस बात के ये जो हमारी चर्चा हुई मेरे और मेरे मित्र के बीच में, इसके कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर ही वो लड़का मेरे पास, वो मेरा मित्र मेरे पास आता है और कहता है कि पवन, यहाँ पे कलकत्ते में एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का एक बहुत बड़ा मकान था और ये लोग तब तक शिफ्ट हो गए थे, ये कलकत्ते नहीं रहते थे, दिल्ली चले गए थे जैन लोग, ये इनका पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो इनके घर पे एक विपश्यना का शिविर लग रहा है और वो घर मेरे घर से बहुत पास था जहां मैं रहता था कलकत्ते में। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया तो कोई मौका होगा ही नहीं, चलते हैं इसमें, करते हैं। तो मैं उसमें अपने आप को मैंने एनरोल किया और मैं पहुंच गया और मैंने 10 दिन उसमें गोयनका जी खुद आए, वो शिविर गोयनका जी ने खुद लिया। और उस समय, आजकल तो विपश्यना में टेप रिकॉर्डर चलता है, वीडियो चलता है, तो टीचर का रोल सिर्फ बहुत बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है। पर उस शिविर में 84 में मैंने वो शिविर किया। वो शिविर में गोयनका जी खुद बैठते थे और हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे और रात का प्रवचन भी वो खुद बोलते थे अपने मुंह से, रिकॉर्डेड नहीं था। वो 10 दिन, मेरे को 9 दिन तो मैं गोयनका जी को मैंने बहुत तंग किया, बार बार जाके उनसे प्रश्न पूछना, उनसे सवाल करना वगैरह वगैरह। 10वें दिन मैं नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन एक बहुत ही सुंदर अनुभूति मुझे हुई। एक मतलब पूरा पुलकन शरीर में, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि ये दुनिया भर के जो कॉन्ट्रडिक्शंस मैं लेके चलता था अपने दिमाग में, क्योंकि मैंने गांधी जी को थोड़ा बहुत पढ़ा था, लोहिया को ज्यादा पढ़ा था, उस समय बर्ट्रैंड रसल को पढ़ा था, आर्थर कोएस्लर को पढ़ा था, सुजुकी को पढ़ा था, ये सब जितना भी पढ़ा था, ये सब मुझे, जब मैं पढ़ता कोई किताब था तो मुझे लगता था ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब मैं किताब को छोड़ करके फिर सब चीज पे ध्यान देता था तो मुझे बहुत सारे आपसी विरोधाभास दिखाई देते थे। तो उस समय जब मैं 10वें दिन, मुझे लगा नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है, ये दुनिया में कोई विरोधाभास नहीं है, सब मुझे समझ में आ रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये जो एक छोटी से छोटी चीज में जो एटम है, वही मेरे शरीर में वही एटम घूम फिर के आता है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं डिस्क्राइब करना मुश्किल है, पर ये बहुत बहुत ही अद्भुत सी अनुभूति मुझे हुई। और उसके बाद मुझे काफी मैं मतलब आंखों में आंसू भी आए और उसका कोई कारण नहीं था। पर ये चला काफी कुछ देर तक, ये अनुभूति रही। और उसके बाद हम दूसरे दिन घर आ गए, पर मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था और मुझे एक लगा कि मैं कोई बेमतलब का बोझ लेके चल रहा था। बेमतलब का, उसको कहूं तो एक भय, एक असुरक्षा की भावना अपने अंदर थी और मुझे लगा कि मैं उससे मुक्त हो गया हूं। तो मैं घर में आके मैंने ये बात छेड़ी उसके बाद, क्योंकि मैं जो ये मुझे मजा नहीं आ रहा था, जैसे मैंने कहा, वो काम धंधे में, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं। और वो जो समझ में नहीं आ रहा था, दरअसल उसमें मेरे को डर लगता होगा कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो करूंगा क्या, कैसे चलेगा। लेकिन ये विपश्यना करने के बाद एक मन में ये आया कि
कोई डर की कोई मतलब जगह नहीं थी। तो मैंने घर आके अपने पिताजी और चाचा वगैरह को ये कहा कि भाई मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ और आप लोग मेरे से इसको टेक ओवर कर लीजिए। मैं कोई अब कल ही छोड़ूंगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा समय ले लीजिए और आप इसको मेरे से ले लीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। तो उसमें तुरंत तो नहीं हुआ, पर ये 84 की बात है, मैं 87 तक आते आते मैंने छोड़ दिया। घर वालों को खराब लगा निश्चय रूप से, क्योंकि वो पूरा एक बोझ सा मैंने उनको दे दिया। पर मैंने कोई डिमांड भी नहीं की अपने घर से, और मैं 87 में निकल पड़ा। मेरी इच्छा बचपन से रही है कि मैं पहाड़ों में एकांत, मेरे को एकांत अच्छा लगता है, मेरे को एकांत से कोई बहुत ज्यादा समस्या क्या, मुझे अच्छा ही लगता है। तो तो मैं आईआईटी से पास आउट होने के बाद कितने वर्ष आपने फैक्ट्री वाला मैं काम किया? 76 में पास आउट हुआ हम्म, और 87 9 साल समझ लो, 9-10 साल। हम्म, तो मैंने ये पहाड़ में रहने का मन था, और मेरे ये था कि कहीं एकदम कोई मसूरी जैसी जगह नहीं, बहुत ही रिमोट एरिया में जाकर के रहेंगे और विपश्यना साधना करेंगे। क्योंकि 84 में विपश्यना का पहला शिविर किया, उसके बाद 87 तक भी मैंने हर साल कम से कम एक शिविर किया, कभी कभी 2 भी किए, मतलब कलकत्ते से बाहर जाके इगतपुरी या जयपुर जाकर के। और मैं उसमें काफी डूब सा गया था। तो मेरा यही मन था उस टाइम कि मैं पहाड़ों में रहूंगा और एकांत में रहूंगा और विपश्यना करूंगा। और मेरा इंटरेस्ट एलन वॉट्स की वजह से कार्ल युंग में काफी हो गया था, जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बड़े। और कार्ल युंग को मैं तो इंजीनियर था, मैंने वैसे सिस्टमैटिक पढ़ाई तो की नहीं, लेकिन कार्ल युंग को पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी लगी, उनकी समझ में आई। और मैं अपने दिमाग में विपश्यना की जो भी समझ थी उसको कार्ल युंग की साइकोलॉजी से जोड़ करके भी देखने लगा। और मुझे ये एक अच्छी चीज लगती थी, मतलब सार्थक चीज लगने लगी, कि मैं आज के इस मतलब विपश्यना को युंगियन साइकोलॉजी के संदर्भ में कुछ लिखूं और लोगों को बताऊं, ताकि जो नौजवान लोग हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हों। मैं जब विपश्यना करता था उस समय जाते थे यंग लोग करने, पर कम जाते थे, ज्यादातर लोग 45-50 से के उम्र के या उससे ऊपर की उम्र के जाते थे। तो मैं सोचता था कि इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूंगा तो शायद जो नौजवान है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, और मेरा इंटरेस्ट भी था। तो यही 2 चीज, एक तो इस पे अध्ययन करना और दूसरा साधना करना, ये मन में था। ये लेके मैं 87 में आ गया। अब ये सवाल उठता होगा तुम्हारे मन में कि भाई खर्चा पानी। तो मैंने मेरे नाना जी एक प्रॉपर्टी थी कलकत्ते में, वो हम 7-8 उनके जो ना, 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 हम थे विभिन्न लड़कियों के बच्चे, लड़के लड़कियां, उनके नाम से 7-8 लोगों के नाम से उन्होंने वो प्रॉपर्टी छोड़ रखी थी। तो उसका एक किराया आता था। तो उस किराए में से मैंने अपने लिए 2,500 रुपये 3,000 रुपये महीने का बंदोबस्त कर लिया था। उस समय इसमें काम चल जाता था 2,500-3,000 रुपये में। तो वो सोच के मैं आ गया था कि ये तो है, और ये मतलब एक बैकिंग है, मतलब मैं भूखों नहीं, मतलब आराम से रह लूंगा, ऐसा ही दिमाग में था, क्योंकि मेरी जरूरतें उस समय कुछ खास थी नहीं। तो ये लेके हम चले गए कहीं गांव में अल्मोड़ा के आगे। अनुराधा भी मेरे साथ थी, उसका भी मन था कि ऐसे रहे। तो हम दोनों, उसके सहयोग के बिना होता नहीं, तो वो साथ में उसने इसमें सहमति दी। वहां गए, लेकिन वहां उसका बैठा नहीं, उसको ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि हम मसूरी चलते हैं, क्योंकि मसूरी में उसने बचपन में स्कूल गई थी, यहाँ पे उसकी बहुत नॉस्टैल्जिक एक फीलिंग थी टुवर्ड्स मसूरी। और मेरा मसूरी में, मतलब मुझे पसंद नहीं थी मसूरी, क्योंकि मैं कॉलेज के जमाने में दिल्ली से बहुत बार हम लोग मसूरी आते थे घूमने फिरने के लिए। मेरे एक दोस्त का यहाँ मकान था, खाली रहता था, तो बहुत सस्ते में छुट्टियां हो जाती थी, तो हम लोग काफी आते थे। पर मुझे मसूरी पसंद नहीं था, और शहर जैसा है मुझे पसंद नहीं था। परंतु अनुराधा के कहने पे फिर हम वो छोड़ करके यहाँ आ गए, मसूरी आ गए 89 में।
तो तब से फिर यहीं रह रहे हैं। परंतु वो जो सोच के आए थे वो ज्यादा दिन चला नहीं। यहाँ आने के बाद फिर एक जिंदगी ने दूसरी दिशा ले ली, क्योंकि हम गांव जाते रहते थे। गांव जाते थे तो गांव वालों ने पहचान लिया 10-12 विजिट के बाद। फिर वो कहने लगे कि भाई कुछ हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, और फिर वो पूरी सिद्ध की कहानी शुरू हो गई। पहले से दिमाग में ये नहीं था, वो तो तुम फिर जानते हो। उस पर अगर बात करनी होगी तो अलग से करेंगे। तो ये है आईआईटी से निकलने के बाद यहाँ तक पहुंचने के बीच का मोटा मोटी यही बात है। तो अब जैसे सामान्यतः लड़का जब ग्रेजुएट हो जाता है और धंधे पानी में लग जाता है तो फिर परिवार वाले शादी ब्याह का भी दबाव डालते हैं, और आप अकेले लड़के थे तो उसका क्या रहा? देखो, हमने बताया था तुमको कि हमारा जो पिताजी का परिवार था, हमारी ताऊ जी की बदौलत, जो अपने आप में एक रेबेल तो थे ना। कॉलेज में पढ़ते थे तब हम विलायत चले गए घर में बिना बताए। 10 साल वहां रहे, ट्रॉट्स्की की पार्टी ज्वाइन की, उसके फाउंडिंग मेंबर थे। वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट के लीडर थे, बहुत कुछ करते थे, अखबार निकालते थे। तो हमारे घर में उनका बहुत प्रभाव था, और हम लोग इस चीज में, हमारे घर वाले बड़े, अपने को एक तरह का अहंकार था कि हम लोग क्रांतिकारी टाइप के लोग, है ना। तुमको बताऊं, जब मैं बच्चा था और डॉक्टर लोहिया हमारे घर आते थे, टिकते थे, मैं उनसे बात नहीं कर पाता था। वो मुझे गूंगा कहते थे, है ना। लेकिन हमसे वो मतलब बहुत स्नेह करते थे। तो वो हमारा बोलते थे, मेरे ताऊ जी बैठे रहते, बोले इसको मारो। हमको बोलते थे इसको मारो। मेरी उम्र उस समय होगी 10 साल 9 साल, है ना। इसको मारो। मतलब मारो क्या? फिर मेरा हाथ लेके उनको ऐसे उनके पीठ पे ऐसे ऐसे करवाते थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे घर में रेबेलियन जो है वो, माने उसको कोई वो, उसको पैदा किया जाता था, ऐसा कहूं तो गलत नहीं कहूंगा। विरोधाभास थे ये सब। एक तरफ अगर कोई रेबेल बन जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, पर दूसरी तरफ उसकी तरफ एक आकर्षण भी था। यही तो लेफ्ट का जो विरोधाभास की मैं बात करता हूँ, लेफ्ट की जो हिपोक्रेसी की बात करता हूँ, ये सब तुम देखो कैसा है। माने उनको खुद ही को पता नहीं है, लेफ्ट वालों को, कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमारे घर में थोड़ी क्रांतिकारी बात करना, कुछ अलग हटके करना, ये सब चीजें बहुत आम बातें थी। मतलब हमारे यहाँ, जो तुमने कहा, कोई शादी वादी का कोई दबाव नहीं होता था। कोई इस तरह के प्रचलन को लेके चलना, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो ये सारे प्रेशर्स कुछ थे नहीं। और अनुराधा और मेरी मुलाकात हो गई थी कलकत्ते में। हम लोग एक हाँ, वो इंटरेस्टिंग होगा। हम जब ये फैक्ट्री चलाते थे अपनी बिहार में, तो कलकत्ते भी आना जाना मेरा होता ही था। और उस दौरान मेरे एक मित्र हैं, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। अमेरिका आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उसके बाद अमेरिका पढ़ने गए थे, और फिर आके जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे थे। और ये आदमी बहुत विलक्षण बुद्धि का आदमी है। उसको पेंटिंग में शौक था, तो उसने एक आर्ट गैलरी बनाई थी। और उसके साथ साथ उसको पैरासाइकोलॉजी में बहुत शौक, इंटरेस्ट था। पैरासाइकोलॉजी मतलब जिसको वो तरह की चीजें जिसमें रिमोट सेंसिंग आती है, जिसमें प्रीमोनिशन आता है, जिसमें रिमोट सेंसिंग आती है, जिसमें सिक्स्थ सेंस जिसको आप कहते हैं वो आती है। इस तरह की तमाम चीजें जिसको प्योर साइंस स्वीकार नहीं करती है, जिसमें रीबर्थ की बातें आती हैं। परंतु इसको अब वेस्ट में इस पे बहुत काम हो रहा है। हमारे यहाँ ये सब चीजें आम बातें, पर हम लोग इस पे साइंटिफिक रिसर्च जैसा कुछ नहीं करते, वो लोग कर रहे हैं। तो इसने एक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी खोल रखी थी, जिसमें बहुत बढ़िया उसकी लाइब्रेरी थी। और वहां पे कुछ इस तरह के लोग आते रहते थे, बातें होती थी, काम ज्यादा नहीं होता था।
वहां पे मेरी और अनुराधा की मुलाकात हुई और हम लोगों की दोस्ती हो गई। और फिर मैंने उसको इससे इंट्रोड्यूस किया, विपश्यना से, इत्यादि इत्यादि। तो ये वहीं से गाड़ी तो चल पड़ी थी। फिर हम लोग दोनों, हम फॉर्मली शादी नहीं की, पर हम लोग आ गए थे पहाड़ में। उसके बाद यहाँ आने के बाद हम लोगों ने त्रिगुण नारायण में एक सेरेमनी छोटी सी की, खाली हम ही दोनों थे। त्रिगुण नारायण मतलब केदारनाथ के पास एक पुराना शिव पार्वती का मंदिर है। उसमें कहते हैं कि 3 युगों से धुनी जलती है और वहां पे शिव पार्वती की शादी हुई थी, वगैरह वगैरह, ये सब कहानियां हैं। तो वहां एक बार हम लोग घूमने गए थे, 87 के आसपास की बात है। 87 में जब हम पहाड़ में आए, उसके बाद घूमने गए थे। तो वहां पे वो कोई पंडित ने बोला कि अब शादी कर लीजिए यहाँ। तो हमने कहा कि हमने मजाक में कहा हमारी हो रखी है। तो उसने कहा तो जो हो रखी है वो लोग भी आके यहाँ पे कराते, क्योंकि शिव पार्वती का स्थान है ये। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो कर लेते। तो वहां पे ऐसे एक छोटी सी सेरेमनी हुई। परंतु इस तरह से वो इंस्टीट्यूट में मुलाकात हुई और फिर यहाँ आए। घर वालों को मेरे से परेशानी तो डेफिनेटली हुई, पर इस मामले को लेके ज्यादा नहीं हुई। ये मामले को लेके हुई, और वो हुई तो ठीक ही थी, क्योंकि मैं एक चीज चला रहा हूँ, इतना बड़ा धंधा चला रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं इससे निकल रहा हूँ। तो एक तरह से मैंने अन्याय किया उनपे, ये मैं, मतलब मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ। और कभी कभी मन में माफी मांगता हूँ मेरे पिताजी से, मेरे चाचा जी से, और उसकी अपने हिसाब से भरपाई भी करता हूँ। वो एक अलग है मामला। लेकिन ये हुआ, और मैंने उस टाइम अपने आप को इसका जस्टिफिकेशन दिया कि भाई जिस चीज में मन नहीं लगता उसको करना अपने साथ अन्याय है। और मैं घर वालों से कुछ पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ, तो ठीक है, चला जाए। इसको बहुत ज्यादा गले का घंटाल नहीं बनाया जाए। तो ये वो था। आपने फैक्ट्री बंद कर दी या फिर किसी को हैंड नहीं, ओवर कर दिया? वो चलती रही, कुछ दिन चलाए हमारे पिताजी और चाचा जी। लेकिन 1990 में मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया, जब मैं मसूरी में था। उसके बाद उसको चलाना संभव नहीं था। चाचा जी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल थी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इस तरह का काम भी नहीं किया था। तो वो बंद कर दी गई। फिर उसको धीरे धीरे उसके जो भी थोड़े बहुत लोन थे वो चुकता हुए। अब वो कुछ नहीं है वहां पे जमीन के अलावा। तो फिर उसके बाद मसूरी आप शिफ्ट हो गए, और हम्म। आपके जो नाना जी की जो प्रॉपर्टी थी उसके किराए से आपका काम चलता रहा। हाँ, काफी दिनों तक। पर इसमें मुख्य बात यह है कि बहुत कुछ सीखा इस सब प्रकरण में। ये तो घटनाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये सभी के साथ कुछ ना कुछ होकर ही कहीं पहुंचता है ना। पर इसमें से निकलता क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैंने ये पाया कि जो कुछ ये सब हुआ उसमें मुझे कलकत्ते का वो जो बचपन जो बीता, और जब मैं मसूरी आया, और मसूरी आने के बाद ये जो स्कूल वगैरह शुरू हुए लोगों के कहने पे, और उसमें जो लर्निंग हुई, पहली लर्निंग तो यही हुई ना कि गांव वालों ने हमको कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो बर्बाद हो रहे हैं। वही गांव वालों, माइंड यू, वही गांव वालों जिन्होंने हमको कहा कि आप यहाँ पे हमारे बच्चों को पढ़ाइए, उसी समाज के एक तबके ने कहा स्कूल शुरू करो, दूसरे तबके ने कहा कि आप हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। छोटा सा समाज, उसी में ये दो बातें सुनने को मिल रही। और वो उसका उसका प्रमाण देते थे कि ये जो बच्चा पढ़ लिख गया, ये अब इससे काम नहीं होता है। ये हमको छोटा मानता है, अपने को सुपीरियर मानता है। ये पैंट में हाथ डाल के घूमता है और काम नहीं करना चाहता। पहले काम कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। या ये लड़की जो है नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, गोबर में हाथ नहीं जानता। ये सब बातें इन लोगों ने जब कही कि ये बर्बाद कर रहे हैं, ये शिक्षा हमको बर्बाद कर रही है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग चीज थी कि ये कैसे, जो समाज ये कह रहा है कि स्कूल शुरू करो, वही समाज के लोग ये बात कह रहे हैं, और वो ठीक कह रहे हैं। इसमें वो गलत नहीं कह रहे, वो कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहे, उसके प्रमाण दिख रहे हैं हमको। और फिर मेरी किस्मत
बहुत अच्छी। मसूरी आने के बाद मेरी किस्मत बदल गई, मैं ये कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। मतलब मसूरी आने के बाद मैं एक से एक, मसूरी आने के पहले डॉक्टर लोहिया और मेरे ताऊ जी के अलावा मैं किसी से प्रेरित नहीं हुआ। स्कूल कॉलेज के कोई कभी कभी कोई टीचर लोगों से हुआ हो। उसके पहले एक और व्यक्ति से जो मैं प्रेरित हुआ और आज भी हूं, वो थे गोयनका जी, विपश्यना के सत्यनारायण गोयनका। मसूरी के आने के बाद तो जैसे कोई कृपा बरस गई। सबसे पहले तो मुलाकात हुई मेरी धर्मपाल जी से, और एकदम इत्तेफाक। माने क्या हुआ कि मैं एक, ये सब बातें होती रहती थी, मैंने एक यहाँ पे एक एकेडमी से मिलके, तब तक एकेडमी में लोग मुझे जान मान गए थे सब काम करने की वजह से, और वहां पे एक युगांधर करके एक डायरेक्टर थे, ये पिचौरी है ना उसका, उसके पिताजी शायद, तो या नडाल 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 है ना एक नहीं क्या नाम है वो जो बड़ा आदमी है वहां पे विदेश में, ये बड़ी कंपनी में एक जगह है वो, एन से नाम है ये माइक्रोसॉफ्ट टाइप की कोई कंपनी का वो सीईओ टाइप है ना। तो खैर जो भी था, तो उनके पिताजी थे युगांधर, वो यहाँ के डायरेक्टर थे। वो मुझे, मेरी उनसे काफी अच्छी बैठ गई थी, तो उनके सहयोग से हमने वहां पे एक सेमिनार किया एकेडमी में, और वो शिक्षा पे था। तब तक मैं एक इत्तेफाक से एक कहीं पे 2 लाइन मैंने पढ़ी थी, गांधी जी का कोट था कि वी वर फार मोर एजुकेटेड 100 years ago than we are today. The British dug at our roots and the beautiful tree was left exposed and in due course of time it withered away. और उसके नीचे लिखा था taken from the beautiful tree by धर्मपाल। ये कोट मुझे बहुत एकदम हिट किया कि ये गांधी जी क्या कह रहे हैं 1931 में, कि हम 100 साल पहले आज से ज्यादा शिक्षित थे। क्योंकि मेरी धारणा ये थी कि शिक्षा नाम की चीज अंग्रेज लेके आए भारत में। उसके पहले कुछ वेद वेद पढ़ाते होंगे, गुरुकुल होंगे, बस इतना ही था, ब्राह्मणों को पढ़ाते होंगे, बाकी लोग तो कुछ पढ़ाई थी नहीं यहाँ पे। ये गांधी जी का कोट पढ़ा और फिर उस किताब का नाम देखा, तो मैंने उस किताब को खोज करके, बड़ी मुश्किल से वो किताब मुझे मिली, द ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल। मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरी होश उड़ गए, मैंने एकदम, मैं तो, और ये मैं सब, हमको, मुझे लगता है कि इस देश के लाखों लोगों ने उसको, करोड़ों लोगों ने उस किताब को नहीं देखा होगा आज भी। मैंने जब वो पढ़ा तो मैंने 2-4 जगह फोन किए कि ये धर्मपाल जी कौन है, तो पता चल गया काफी आसानी से कि धर्मपाल जी वर्धा में सेवाग्राम में रहते हैं। सेवाग्राम का नंबर भी मिल गया, उनका लैंडलाइन होती थी उस समय। मैंने उनको फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम यहाँ एक सेमिनार कर रहे हैं मसूरी में एकेडमी में, आप उसमें आइए। तो धर्मपाल जी, बाद में तो मैं समझ गया कि वो कहाँ, मसूरी तो बहुत दूर है, कैसे आएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और मेरा उसके पहले ये जितने अपने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना देश के, उनसे कुछ कुछ अनुभव हो चुका था। ये 96 की बात है, तो मैंने काम शुरू किया था 89 में, 94 की बात है शायद, हाँ 94 की बात है, 95 की बात है, मैं ठीक से नहीं कह सकता। पर ये 4-5 साल में मेरे अनुभव हो चुके थे कि यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से, और मेरे को ये भी पता चल गया था कि जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो गर्मी की छुट्टियों में सब विदेश जाते हैं, छुट्टी बनाने नहीं, उनको कहीं ना कहीं से इनवाइट मिल जाता है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से मिले, चाहे वो हार्वर्ड से मिले, कहीं ना कहीं से इनवाइट मिल जाता है। तो ये लोग महीने 2 महीने विदेशी रहते हैं, और ये लोग जल्दी से हमारे जैसे, जिसको कोई जानता नहीं, ऐसे लोगों के सेमिनार में थोड़ी ना जाते हैं, बड़े सेमिनारों में जाते हैं। ये सब मुझे पता चल गया था। तो जब धर्मपाल जी ने ऐसा कहा तो मैं बोला, भाई ये भी ऐसे ही होंगे कोई, तो छोड़ो, रहने दो, नहीं आते तो नहीं आते। उस बात के 7-8 दिन बाद ही मेरे पास राजीव वोरा, मेरे एक मित्र थे जो गांधी शांति प्रतिष्ठान में उस समय काम करते थे, बहुत ही सज्जन आदमी है। उनका फोन आया कि पवन, धर्मपाल जी दिल्ली आए हुए हैं और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे।
तो मैं बोला हमारे बारे में कैसे पूछ रहे थे? बोले नहीं, तुमने शायद फोन किया था उनको, तो उन्होंने कुछ पता होता किया है और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये धर्मपाल जी की खासियत थी, उनको कुछ, एक तो इंट्यूशन बहुत जबरदस्त था, कुछ वो चीजों को कुछ कहीं ना कहीं जोड़ करके समझते थे। तो मेरे बारे में उनकी क्यूरियोसिटी जागी होगी, क्यों जागी होगी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कुछ दो, जैसे किसी के बारे में पता करना होना इस देश में कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ 4-5 फोन करने होते हैं सही जगह, आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसे। तो खैर उन्होंने मेरे बारे में ये पता कर लिया कि मेरे ताऊ जी बालकृष्ण जी थे, मैं लोहिया जी से संबंधित था वगैरह वगैरह, मेरे परिवार के बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। और इसलिए वो क्यूरियस थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसने मेरे क्यों बुलाया। तो राजीव वोरा से बात हुई, तो राजीव वोरा बोले कि वो पूछ रहे थे तुम दिल्ली आओ तो आ रहे हो तो आओ ना, उनसे मिल लो, तुमको अच्छा लगेगा। मैं दिल्ली जा ही रहा था, तो मैं बोला मैं तो आ ही रहा हूं। तो मैं दिल्ली गया और मैं उनसे मिलने चला गया जहां वो ठहरे हुए थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान में ही शायद ठहरे थे। और वहां बहुत जमघट लगा हुआ था, 10-15 लोग बैठे थे, मैं भी पहुंचा। और वहां जो बातें हो रही थी तो बहुत मजा आया, वो बातों में गप लग रही थी हर तरह की। मैं थोड़ा बाहर आया तो राजीव वोरा वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम इनसे पूछो ना, मसूरी लाने के लिए बोलो। हम बोले अभी तो 10 दिन पहले पूछा था। बोले कहाँ जाऊंगा, इतनी दूर है। बोले नहीं, तुम पूछ के देखो। तो मैंने जब लोग थोड़े छट गए तो मैंने झिझकते हुए उनसे पूछा, धर्मपाल जी आप मसूरी चलेंगे क्या? तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं। तो उन्होंने बोला कि कैसे जाएंगे? तो मैंने बोला मैं गाड़ी में आया हूं और चलेंगे गाड़ी से। तो वो बोले कि अच्छा आप ले चलेंगे? हम बोले हाँ। तो वो आ गए, 2-3 दिन बाद हम लोग मसूरी आ गए, उनके पूरा सामान लेकर के। गर्मी का टाइम था, 1 महीना 1.5 महीना वो यहाँ रहे। और हम लोगों की इतनी अच्छी बनी, इतना सहज रूप, मतलब कोई टेंशन नहीं हुआ कि एक मेहमान घर में है, और बहुत आसानी से, बहुत जैसे कि एकदम पानी की तरह सब कुछ हुआ। और उनसे बात करना तो इतना मजा आता था कि मैं क्या बताऊं, हमको भी और अनुराधा को भी। वो अलग तरह की बातें उनसे करते थे, हमसे भी बातें करते थे, ऐसा मतलब बहुत सहज। और बहुत, धर्मपाल जी से हर चीज की बात हो सकती थी। तो उसके बाद तो ऐसा उनके साथ जमा कि वो हर साल यहाँ गर्मी में, लगभग उसके बाद हर गर्मी उन्होंने यहाँ बिताई है, 1 महीने से लेके 2 महीने। और खूब काम किया उनके साथ, हम लोगों ने खूब काम किया। पर काम अपनी जगह है, उनसे जो मेरी दृष्टि 180 डिग्री उन्होंने बदल दी, बिना कोई क्लास लगाए, बात बात में, सहज बातों में, साधारण बातों में कुछ कह देते थे, छोटा सा इशारा कर देते थे, ध्यान आकर्षण कर देते थे। कोई बोलते थे इसको पढ़ के देख लो, उसको पढ़ के देख लो, या जो वो पढ़ते थे उसमें से कुछ ऐसा निकाल के सामने रख देते थे कि हम बोलते अरे यार मैंने तो पढ़ा, मुझे दिखाई नहीं दिया, ये दिखा रहे हैं तो हाँ दिख रहा है। प्रेमचंद की किताबों में से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो हमको कभी पहले दिखी ही नहीं थी। गांधी जी की बातों में से उन्होंने ऐसी बातें की जो मुझे पहले दिखी ही नहीं थी, है ना। तो कोई भी, और वो पढ़ने का तरीका उनसे मैंने सीखा कि जो पढ़ते हैं उसको तो पढ़ो ठीक है, लेकिन वो ऑथर को भी जरा देख लो, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके वो कहाँ से आया है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, मतलब ये उसके पारिवारिक बैकग्राउंड, उसकी कहाँ शादी हुई है, कहाँ उसकी पढ़ाई हुई है, ये सब का फर्क पड़ता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, ये उनसे बिना, ये बात जो मैं तुम्हें कह रहा हूं ये उन्होंने कभी कही नहीं कॉन्टेक्ट पर, उनसे बात करते करते ये सब हमको समझ में आया कि किसी भी चीज को समझने के लिए संदर्भ बहुत जरूरी है। और संदर्भ भी अनेक प्रकार के होते हैं, वो सब समझ के जब हम ये पढ़ते हैं तो बिल्कुल बात अलग हो जाती है। तब आपको समझ, तब आप एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यू ले सकते हैं उस चीज के, उसमें बहते नहीं है।
जो मैं बहता था। जब मैं विपश्यना करने गया था, मैंने तुम्हें बताया, कभी बर्ट्रैंड रसल को पढ़ा, कभी आर्थर कोस्टर को पढ़ा, लोहिया को पढ़ा, और उसमें बह जाता था। अब मैं बहता नहीं हूं। ये धर्मपाल जी से जितना मैंने सीखा, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरे मन में ये मेरे को दिया कि साधारण क्या होता है, और साधारण व्यक्ति और साधारण चीजें, उसको देखने की नजर उनसे मिली मुझे। कि वो कभी ये गांव हजारों सालों से है, आप इनको बेवकूफ मत समझिए। ये जो भी हैं 1000 साल से टिके हैं ना, इसलिए इनमें जरूर कुछ ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको दिखाई नहीं देता है। और ये जो आपने शहर बनाए, ये इतने साल तक नहीं टिकेंगे। और हम समझ रहे हैं अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल और होशियार और पता नहीं क्या क्या। तो हमको साधा, और ये बात फिर मैंने गांधी जी में भी देखी, उन्हीं से उनको मिली होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता किसको किससे क्या मिला, पॉइंट ये है कि उस चीज की ओर ध्यान गया। गांधी जी भी इस पे बहुत, साधारण के ऊपर बहुत बात करते, पर इसको लोग शायद देख नहीं पाते, हमको दिखाई देने लगे। धर्मपाल जी की बदौलत हमको चीजों को देखने का एक नजरिया मिला, जिसको मैं उसके पहले देखता ही नहीं था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसे हो गई थी कि हमको पता ही नहीं। देखो, एक ही किताब 10 आदमी पढ़े, एक ही लेख 10 आदमी पढ़े, और तुम जब बात करके देखो 10 लोगों में कोई तो उसमें से बहुत कुछ निकाल लेता है, कोई उसमें से कुछ नहीं निकाल पाता, कोई कुछ। ये फर्क होता है, क्यों होता है? ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, ये कुछ और है ना। लैंग्वेज सबको आती है, भाषा सबको आती है, एक लेवल पे सब समझ रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में कितना जा रहे हैं, क्या क्या आप और निकाल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके दिमाग के में किस किस चीज को आप फैक्टराइज कर रहे हैं। आप अपने बायसेस को, अपने प्रेजुडिस को देख रहे हैं कि नहीं, उनको दरकिनार करके पढ़ रहे हैं कि नहीं, आप उस ऑथर के बायसेस को देख पा रहे हैं कि नहीं, उस ऑथर के प्रेजुडिसेस को देख पा रहे हैं कि नहीं, उस ऑथर के जो प्रभाव पड़े हैं उसको आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। ये सबसे फर्क पड़ता है, जो आपकी समझ बनती है, जो आप पढ़ते हैं। ये पढ़ना न्यूट्रल नहीं है, देखना न्यूट्रल नहीं है, कोई भी चीज न्यूट्रल नहीं है। ये मैं जो कहता हूं कि आज का आदमी साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, वो इस बात से रिलेटेड है। हम सोचते ये हैं कि भाई हमने पढ़ लिया, हाँ हो गया, समझ गए। फिर आप वही समझेंगे जैसी आपकी प्रवृत्ति है, जैसी आपकी दृष्टि है। आपको अपनी दृष्टि पे ध्यान है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आपको पढ़िए भी, और आपकी अपनी दृष्टि के प्रति भी सजगता होनी चाहिए, और आपको अपनी लिमिटेशंस भी मालूम होनी चाहिए। आप अपने को ये मत मानिए कि आपका दिमाग एकदम खुला है और जो उसमें रिसीव होगा उसको पूरी की पूरी तरह से आप एक ही तरह से समझेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सारी बातें हमको धर्मपाल से मिली। तो धर्मपाल जी से मिलना मेरे जीवन का, मैं तो कहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ही वो थी। उसके बाद वहां ही नहीं रुकी गाड़ी, उसके बाद हम नागराज जी से मिले। क्या आदमी! उन्होंने तो मुझे एक ऐसी चीज दे दी कि अब मुझे डर ही नहीं लगता। मुझे ये कभी नहीं लगता यार हमने तो वेद पुराण नहीं पढ़े, या हमने तो उपनिषद नहीं पढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ लिए हैं, और ये नहीं कह रहा हूं मैं, या मैं सब कुछ जान गया हूं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं। पर इस बात का खेद उस सेंस में नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने एक टेक्निक दी कि मैं खुद समझ सकता हूं। मैं मतलब हर एक व्यक्ति में वो काबिलियत है कि वो सही को देख सकता है। ये काबिलियत हम में, ये शिक्षा से नहीं आती, ये इनहेरेंट काबिलियत है कि मैं सनातन को देख पाता हूं। ये काबिलियत है, ये क्षमता है। ये योग्यता मेरे में है या नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। पर उन्होंने इस क्षमता की ओर मेरा ध्यान आकर्षण किया, और जब ये ध्यान आकर्षण हुआ तो ये एबिलिटी मेरे में आने के लिए मैंने प्रयास किया कि मैं सही
सत्य सनातन जो सत्य होता है, मतलब मशीन वाला सत्य नहीं कि ये फोन कैसे काम करता है या कंप्यूटर कैसे काम करता है, वो वाला सत्य नहीं। जो सत्य जो बदलता नहीं है, जो एक जैसा रहता है। मैं कोई अगर ये प्रस्ताव रखे कि एक बात बोले तो मैं ये पहचान लेता हूं कि हाँ ये सनातन सत्य है भाई, और ये जो बोल रहा है ये सनातन सत्य नहीं है, ये विचार है। अच्छा हो विचार, बुरा हो विचार, ये एकदम अलग प्रश्न है। अच्छी सूचना हो, गलत सूचना हो, ये अलग बात है। लेकिन मैं सूचना क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, आइडिया क्या है, इमेजिनेशन क्या है, इसको अलग अलग देख पाता हूं। पहले तो सब गड्ढमड्ढ था, सब गड्ढमड्ढ था, कहीं दिमाग में ये था ही नहीं कि विचार और सत्य अलग चीज होती है, ये सब था ही नहीं। तो ये जब मुझे मिला उनसे, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे हो गई। अपने में एक कॉन्फिडेंस आ गया, हम जान सकते हैं भाई, मैं जान सकता हूं नहीं, हम जान सकते हैं मनुष्य होने के नाते। तो इसमें वो अहंकार भी नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि अगर मैं ही जान सकता हूं तब तो वो अहंकार में परिवर्तित होगा, पर हम जान सकते हैं, मनुष्य होने के नाते हम जान सकते हैं। तो इसमें एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस, जो अहंकार रहित कॉन्फिडेंस है, वो डेवलप हो गया, और आज भी वो इतनी उपयोगी चीज है मेरे लिए। तो ये मिले, नागराज जी मिले, और नागराज जी को उनके अनुयायियों ने जैसा समझा उससे कुछ उनकी ऐसी कृपा रही, क्योंकि हम उससे बहुत गप्पे मारी, खाली ज्ञान की बात नहीं की। 90% बाकी लोगों ने उनके साथ सिर्फ ज्ञान की बातें की या अभियान की बातें की। अभियान माने उस चीज को कैसे प्रसारित किया जाए। हमने उनके साथ गांधी जी की बातें की, हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें की, हमने आजादी के पहले के भारतवर्ष की बात की, हमने उनसे नृत्य पे बात की, हमने उन पे लैंग्वेज पे बात की, हमने उनसे संगीत की बात की, भोजन की बात की, सब तरह की बातें की, खूब गप्पे लगाई। और मुझे तो वो गप्पों में बहुत कुछ मिला। मुझे ये समझ में आया, ये सब लोग संबंध की बात करते थे, मुझे समझ में आया कि वो संबंध जैसे समझ रहे हैं, नागराज जी जैसे बता रहे हैं, उसमें फर्क है भाई। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। उनका खुद का पोता घर से गायब हो गया, 2-3-4 महीने 6 महीने गायब रहा, और नागराज जी उस समय जिस तरह से बिहेव करते थे, अगर मैं और तुम उस तरह बिहेव करते तो लोग बोलते कितना घटिया आदमी है, अपने पोता गुम हो गया और इसको कोई परवाह ही नहीं है, एकदम रद्दी आदमी। पर मैं नागराज जी को देखा और उससे मुझे बहुत कुछ समझने को मिला, क्योंकि मतलब वो आदमी इतना महान था, ये बात तो मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ। और जब वो ऐसा बिहेव कर रहा है और हम सामान्य आदमी दूसरी तरह से बिहेव करते हैं, तो ये फर्क क्या है, इसको समझना ही मेरे लिए वो अध्ययन था। या उनका एक बेटा घर से बाहर जा रहा है रात को 10 बजे, और ना उनकी तरफ नजर नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, घर से बाहर निकल जाता है, और ये पूछते हैं उससे, क्यों रे मुन्ना जा रहा है, अच्छा रात को आएगा। फिर हमारी तरफ मुड़ के बोलते, अपने ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। मैंने उनके आपस के संबंध देखे हैं, तो जिसको हम संबंध बोलते हैं उससे अलग तरह के संबंध। वो उस नागराज जी के संबंधों में निर्लिप्तता का भाव समाहित था, उसमें जिम्मेदारी का भाव समाहित था। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, अगला निभाए ना निभाए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, अगला निभाए ना निभाए, मैं उससे अनइफेक्टेड थे वो। तो ये सब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने उनके जो एक डायमेंशन था ज्ञान वाला, उससे अलग हटके उनके दूसरे संदर्भों में उनके व्यवहार को, उनकी बातचीत को, उनको गुस्सा भी आता था ना। अब पहुंचे हुए आदमी हैं, वो तो गुस्से से ऊपर होने चाहिए और ये सब बकवास। तो बहुत कुछ सीखा नागराज जी से,
और फिर उसके बाद उसी दौरान एक और सज्जन मिले मुझे धर्मपाल जी की बदौलत। वो थे सैमडोंग रिम्पोचे, तिब्बती इंस्टीट्यूट सारनाथ के फाउंडिंग डायरेक्टर, बाद में वाइस चांसलर, और फिर तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री, स्पीकर वगैरह वगैरह। उनसे भी बहुत मित्रता हो गई, बहुत घनिष्ठता हो गई, उनकी कृपा रही हमारे ऊपर हमेशा। कितना कुछ सीखा उस आदमी से, बिना कुछ कहे सीखा। क्या होती है एक प्रेजेंस, ये समझ में आया उस आदमी की प्रेजेंस से कितना कुछ। ये जो बोलते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं वो खाली बैठे रहते हैं और आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, उसकी झलक मुझे उनके प्रेजेंस में मिलती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका आभास हुआ कि क्या होता है। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने 4 बार, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 4 बार शिक्षा नीति, तिब्बती सरकार की शिक्षा नीति पे 4 बार कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, 40-40, 50-50 लोगों की। 2 बार मुझे भी बुलाया उसमें। उस 2 बार में मैंने देखा वो बैठा रहता है, वो आदमी ही इज वो चेयर, मतलब उसको प्रिसाइड कर रहे हैं, और जितने लोग आए हैं उनको बोलते हैं कि भाई कोई जो भी विषय है उस पर बोलिए आप लोग। टाइम टेबल वो पहले अनाउंस कर देते हैं, 9 बजे शुरू होगा, 11 बजे चाय आएगी, फिर 11:30 बजे हम फिर शुरू करेंगे, फिर 1 बजे लंच होगा, फिर 2 बजे बैठेंगे, इत्यादि इत्यादि, जैसा सब जगह होता है। तो एक तो उनके जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं उसमें समय मतलब एकदम वैसे ही चलेगा, और वो तो खैर है ही समय के पाबंद, पर उनकी वजह से जितने लोग लेट लतीफ हैं वो भी समय के पाबंद हो जाते हैं। ये कैसे होता है? कहीं और वो कभी समय पे आते ही नहीं, पर अगर रिम्पोचे जी प्रिसाइड कर रहे हैं तो वो जो लोग सब इनडिसिप्लिन लोग हैं वो भी डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये डंडा थोड़ी ना चलाते हैं, ये ना किसी को बोलते हैं, अपने आप होता है। और जब उनको कहा जाता है कि आप बात करिए, किसी को टोकते नहीं है कि आप 10 मिनट बोलिए कि 20 मिनट बोलिए, कोई बकवास नहीं करता है, बहुत संयत होके बात करते हैं। वही लोग जो वो जब नहीं दूसरे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अरे बोलते रहते हैं घंटों कुछ भी, वो आदमी इनके प्रेजेंस में एकदम सजग होके, ये क्या होता है? ये मेरे लिए एकदम शोध का विषय है कि इस आदमी के प्रेजेंस से ऐसा होता है। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा बिना उनके बताए। ये तीसरे व्यक्ति। और चौथे व्यक्ति रविंद्र शर्मा। जब रविंद्र शर्मा से मैं मिला तो यार, मैं उस आदमी को देख के मैं बोला, मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, और उसके पहले भी कुछ संत महात्माओं से मिला हूं, और ये आदमी तो जीता जाता संत है। क्यों, कैसे? एक ही बात, वो उसकी सहजता टपकती थी उनके व्यवहार से, ओवरफ्लो करती, आप कह सकते सहज। उसके जितना सहज व्यक्ति मैंने देखा नहीं दुनिया में। और ये सहजता बहुत बड़े तप और साधना के बाद हासिल होती होगी। टोटली अनसेल्फ कॉन्शियस एंड टोटली अवेयर, और कोई प्रिटेंस नहीं। उस जमाने में तो सिगरेट तो नहीं पीते थे, बीड़ी चाय पीते ही रहते थे। अब मैं इसकी कोई वो वकालत नहीं कर रहा हूं कि आपको बीड़ी पीजिए चाय पीजिए, प्लीज गलत मत समझना। मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल साधारण आदमी बीड़ी और चाय इतनी शायद इसलिए पीनी शुरू की क्योंकि वो कारीगरों के समाज में जाके उनके साथ रहकर उनका काम सीखा, और उनके काम सीखने के साथ साथ जैसा वो करते हैं उसके वैसा करना शायद जरूरी हुआ होगा वो रिश्ता बनाने के लिए, शायद, मेरा इतना अंदाजा है। पर कोई उनके लिए सब महत्व की चीजें थी ही नहीं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, टोटली सहज और एकदम संत आदमी। मैंने बहुत करीब से देखा उस आदमी को। उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो नजर थी, उनकी जो ऑब्जर्वेशन था, दूसरा आदमी मिलेगा। एक ही चीज को हम देखते हैं, आप देखते हैं, वो देखते हैं, उसमें से वो क्या निकालते थे हम लोग कल्पना भी नहीं करते। वो देख रहे हैं हम लोग, हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो निकाल लेते थे। जो धर्मपाल जी पढ़ के, उन धर्मपाल जी में भी ये था, लेकिन सरविंद शर्मा कमाल। तो मैं ये तो सिर्फ कुछ नाम ले रहा हूं, उसके पहले किशन पटनायक भी।
तो मेरे जीवन में मसूरी आने के बाद इतने सारे लोग जीवन में आए जिन्होंने मेरे जीवन को तो बदल दिया, और ये कृपा ही मैं मानूंगा, क्योंकि मैं मैंने क्या किया था इनसे मिलने के लिए? कुछ भी नहीं किया था। इसके बीच में एक और आदमी का नाम जोड़ता हूँ, छोटी सी मुलाकात हुई। उनको मैं बचपन में जानता था, मैंने तुमको पहले बताया ना, वो जब जैन मुनियों की बात बताई थी, तो उस टाइम आचार्य थे, आचार्य तुलसी, जब मैं बच्चा था कलकत्ते में, जब ये लोग आए थे, उनके नंबर 2 जो उनके बाद हेड करते उस सेक्ट को, उनका नाम, वो बाद में नाम हुआ आचार्य महाप्रज्ञ। उस समय जब मैं बच्चा था, उनको नथमल जी हम लोग बोलते थे। तो ये जो महाप्रज्ञ जी, मैं बचपन में उनके साथ खूब मैंने समय बिताया। मैं बोला ना, वही लोग एक लोग थे ये जैन साधु जो एक बच्चे की बात सुनते थे, और मैं उनके साथ बड़ा मजा आता था मेरे को, है ना। वो बहुत अच्छी तरह उनसे बातें होती थी, पर ये अंदर की दुनिया की ओर शायद वही मेरा ध्यान लेके गए। उसके बाद मैं इतना खुश हुआ, करीब 96-97 की बात है, मेरे पास एक इनविटेशन आया तेरापंथ समाज से कि आप, एक शिक्षा पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, रतनगढ़ करके एक जगह है राजस्थान में, वहां पे आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में होगी, आप उसमें आइए। मैं गया था उसमें, और मैं फिर उनसे मुलाकात हुई थी मेरी 1 आध घंटे की। वो आदमी भी मतलब गजब के विद्वान, गजब के विद्वान। तो ये जो मसूरी आने के 89 से लेकर के और आज तक, ये जो मुझे हर 5 साल में 10 साल में कोई ना कोई मिल जाता है ऐसा आदमी, ये तो कृपा ही है। और अब नए मित्र, ऐसे यंग मित्र, यू नो, वो मिल रहे हैं, जो सिद्ध में काम करने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यंग लोग मिलते हैं, और अच्छे लोग मिल रहे हैं, यानी सेंसिटिव हैं, सोचने वाले लोग हैं, भारत के प्रति जिनके मन में एक दर्द है, उसको समझने की उत्कंठा है, और ये जानने लगे हैं कि आधुनिकता से परे होकर हमको देखना पड़ेगा। भारत की जो श्रेष्ठता है उसको, उसकी कुछ कुछ पकड़ उनको है, और सारा ध्यान पैसे पे नहीं है। पैसे पे उतना ही ध्यान है कि भाई अपने जीवन चलाने के लिए। ऐसे मुझे यंग लोग मिल रहे हैं, है ना। ये बहुत ही मतलब हिम्मत और आशा की बात है कि ऐसे लोगों का एक मतलब दिख रहे हैं ऐसे लोग, और साथ साथ में ये जो एक स्पेस मुझे खुलती हुई नजर आ रही है जिसमें कि कुछ ईमानदारी से बातें होने लगी है, और ये बड़ी बात है।